किसान साथियों, जितना धान की फसल के लिए पहली खाद मायने रखती है, उससे कहीं ज़्यादा दूसरी खाद भी मायने रखती है। अगर आप दूसरी बार सही से खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कल्ले आएंगे ही नहीं, कम आएंगे, अच्छे से फुटाव नहीं होगा, पौधे की अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी और उत्पादन में निश्चित ही आपको कमी देखने को मिलने वाली है। तो आज की वीडियो में हम जिस विषय पे बात करेंगे वो विषय है धान में दूसरी खाद हमें कब डालना है और कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कल्ले बढ़ाने वाली कौन सी खादों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं, तो पूरा वीडियो के साथ साथियों आपको देखना है ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। और कुछ भी आपके मन में अगर सवाल है, कोई भी आपके मन में खेती बाड़ी से संबंधित सवाल है, तो आप कमेंट करिए। हम आपके सवालों के जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द आपके सवाल के जवाब हम अवश्य देंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम यहाँ पे हम आपका नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमें दूसरी खाद देना कब चाहिए। धान की रोपाई के बाद 20 दिन से लेकर 30 दिन का जो समय होता है, यह समय धान की फसल में दूसरी खाद देने का सबसे उपयुक्त समय होता है। इस समय अगर आप खाद का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे के कल्ले का फुटाव अच्छे से होता है, पौधे में जड़ों का विकास अच्छे से होता है, पौधे की ग्रोथ अच्छे से होती है और बढ़िया लाभ मिलता है। तो समय आपने जाना 20 दिन से लेकर 30 दिन के बीच में आपको धान की फसल में दूसरी खाद का इस्तेमाल किसान साथियों करना होता है। अब दूसरी खाद के रूप में आप किन किन खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यह भी किसान साथियों जान लेते हैं। अब यहाँ पे आपको पहली खाद डालनी चाहिए यूरिया। इस समय यूरिया डालने से, इस समय यूरिया की यानी नाइट्रोजन की आवश्यकता पौधे को सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इस समय पौधे के कल्ले का फुटाव होता है, पौधे की बढ़वार होती है और पौधे में जितना भी मिट्टी के ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसके विकास में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का योगदान होता है तो होता है नाइट्रोजन। यानी ज़मीन के ऊपरी हिस्से के विकास में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ही आवश्यकता पड़ती है। तो आप यूरिया डालिए। यूरिया 30 किलो से लेकर 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। यूरिया डालेंगे तो नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, नाइट्रोजन की पूर्ति होगी तो पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी, पौधे में अच्छे से विकास होगा, पौधा अच्छे से भोजन बनाएगा, पौधे में प्रकाश संश्लेषण बेहतर होगा और ज़्यादा लाभ मिलेगा। ध्यान क्या देना है, बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं, ज़्यादा यूरिया डाल देते हैं। यूरिया डालना है लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा डालने से नुकसान होगा। तो आपको कभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में एक बार में यूरिया नहीं डालना है। इस समय 30-40 किलो यूरिया पर एकड़ के हिसाब से किसान साथियों पर्याप्त रहती है। अब यूरिया की हम क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं, जो आप यूरिया इस समय डालने वाले हैं, ऐसा क्या करें कि इसकी ज़्यादा आपके पौधे इसका ज़्यादा उपयोग कर पाएँ। तो इस यूरिया के साथ आप मिलाइए सल्फ़र। सल्फ़र किसान साथियों नाइट्रोजन की क्षमता उपयोगिता को काफ़ी बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है, अगर आप सल्फ़र का इस्तेमाल यूरिया के साथ मिला के करते हैं तो ये नाइट्रोजन को पौधे को ऐसा नहीं कि हाँ तुरंत ही रिलीज कर देता है, ये धीरे धीरे उपलब्ध करवाता है और लंबे समय तक उपलब्ध करवाता है, जिससे नाइट्रोजन की उपलब्धता आपके पौधे में काफ़ी बढ़ जाती है। आपका पौधा ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन लंबे समय तक लेता रहता है। तो सल्फ़र आपको कितना डालना है, सल्फ़र जो आता है 90% वाला 3, 4 या 5 किलो तक किसान साथी आप इस अवस्था में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सल्फ़र क्या सभी किसान साथी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान यह देना है कि अगर आपने धान की रोपाई के समय सल्फ़र वाली कोई खाद डाली हुई है जिसमें आप एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं यानी सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं, तो किसान भाई अगर आपने भी रोपाई के समय सिंगल सुपर फास्फेट डाला हुआ है तो यहाँ पर आपको सल्फ़र नहीं डालना है, क्योंकि आपने पहले ही सल्फ़र की पूर्ति कर दी है। दोबारा से डालेंगे तो सल्फ़र ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए सल्फ़र की भी उतनी ही मात्रा डालना है जितना पौधे को आवश्यकता हो। आपको वैसे ही पैसा बर्बाद नहीं करना है, पैसा कमाने में आपको पता ही होगा कितना मेहनत लगती है, तो सही से इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। तो सल्फ़र हो गया, यूरिया हो गया, इसके साथ आप चाहें तो मिलाइए ह्यूमिक एसिड का। किसान साथियों ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से बहुत फ़ायदे होते हैं, कुछ फ़ायदों के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल इस समय करते हैं तो आपके पौधे में जड़ों के विकास में काफ़ी सहायता मिलती है। जितना ज़्यादा जड़ों का विकास होगा उतना ज़्यादा कल्ले आएंगे। अब कैसे आएंगे, जड़ विकास से कल्ले का क्या संबंध है,
इसके बारे में हम थोड़ा सा संक्षेप में जान लेते हैं। जैसे जब जड़ों का फैलाव ज़्यादा होगा तो मिट्टी से पौधा भोजन का मतलब जो पोषक तत्व होते हैं, जो आपने यूरिया डाला जिससे नाइट्रोजन मिला, इससे पहले जो आपने डीएपी डाला जिससे नाइट्रोजन फास्फोरस मिला, जो आपने पोटाश डाला, ये तमाम चीज़ें जितनी भी चीज़ें आपने मिट्टी में डाली हैं, जब जड़ें ज़्यादा फैलेंगी तो उनकी उपयोगिता पौधे ज़्यादा कर पाएंगे, यानी ज़्यादा भोजन ले पाएंगे, दूर तक भोजन ले पाएंगे, जिससे पौधे का विकास और अच्छे से और तेज़ी से होने वाला है। कल्ले का फुटाव, जब पौधे का विकास अच्छे से होगा, पौधा ज़्यादा भोजन लेगा, तो स्वाभाविक रूप से पौधे में कल्ले का भी तो फुटाव ज़्यादा ही होगा। तो ज़्यादा कल्ले पाना है तो आप ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल किसान साथियों कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड केवल कल्ले बढ़ाने में ही मदद नहीं करता है, ये मिट्टी में भी काफ़ी सुधार करता है, मिट्टी को भुरभुरा करने में हेल्प करता है, जिससे मिट्टी में वायु का संचार भी बढ़ता है। वायु संचार बढ़ने से भी जड़ विकास और तेज़ी से होता है। जब जड़ में ऑक्सीजन पहुँचती है तो वहाँ पर जड़ों का विकास, जड़ों का फैलाव और अच्छे से हो पाता है। इसके अलावा ह्यूमिक एसिड का केवल इतना ही काम नहीं है, ये आपके पौधे में जो कुछ तत्व होते हैं ऐसे जो मिट्टी में आग घुलनशील हो जाते हैं, कई बार हम डीएपी के साथ जिंक डाल देते हैं, या कई बार ज़्यादा पीएच होने की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें आघुलनशील हो जाती हैं। तो उन आघुलनशील तत्वों को पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध करवाने का भी काम ह्यूमिक एसिड करने वाला है, यानी ह्यूमिक एसिड डालने से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो ह्यूमिक एसिड के साथ फ्लोरिक एसिड भी आप डालिए। एक फार्मूले में दोनों आते हैं। ह्यूमिक एसिड जो 98% वाला आता है, कई कंपनियां अलग अलग रेशियो में बनाती हैं। फिलहाल कुछ में आपको ह्यूमिक के साथ फ्लोरिक एसिड भी मिल जाता है जो 98% में आता है। 1 किलो से लेकर 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप यूरिया के साथ जब सल्फ़र डालते हैं तो उसी सल्फ़र यूरिया में आप ह्यूमिक एसिड भी मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अलग से डालने वाले हैं तो आप बालू रेत में मिला के डाल दीजिए, या फिर आप कोई जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट होती है, गोबर खाद वर्मी कंपोस्ट, इसमें भी मिला के आप यूज कर सकते हैं। तो इससे भी आपको अच्छा फ़ायदा किसान साथियों मिलने वाला है। बात करते हैं जिंक की। जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में ना करें तो ही बेहतर है। क्यों नहीं करना है? अगर आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू 7.5 यानी 7.5 से ज़्यादा है, तो अगर आप जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में करते हैं तो इसकी उपलब्धता बहुत ही कम हो जाती है, लगभग ना के बराबर हो जाती है, यानी जिंक काम ही नहीं करेगा। और कई बार कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, उससे भी काम नहीं करता है। अगर आपके खेत में लंबे समय तक पानी भरा होता है तो वहाँ पे जिंक की कमी ज़्यादा देखी जाती है। तो जिंक का अगर आप स्प्रे करते हैं तो इसकी उपलब्धता काफ़ी बढ़ जाती है। तो चिलेटेड वाला जिंक डालें तो और अच्छा रहेगा। तो चिलेटेड वाला जो जिंक आता है 12% वाला, जिसको हम एडिटिया जिंक बोलते हैं, इसका आप स्प्रे बिल से प्रयोग करिए। लगभग इसकी आपको 100 से 150 ग्राम मात्रा लेनी चाहिए। इसके साथ आप 1-2 किलो यूरिया मिला सकते हैं। इसके इस्तेमाल से और अच्छा फ़ायदा मिलेगा। सिंगल जिंक का स्प्रे करने से आपको बचना चाहिए। सिंगल जिंक कभी भी आपको धान या किसी भी फसल में स्प्रे नहीं करना है, नहीं तो पत्तियां वगैरह भी जल सकती हैं। और कुछ यूरिया मिलाएंगे तो अगर कुछ नाइट्रोजन की कमी है तो वो भी दूर हो जाएगी। तो लगभग 2 किलो 3 किलो तक आप यूरिया घोल के जिंक के साथ मिला सकते हैं। अन्यथा आप जिंक सल्फेट भी डाल सकते हैं जो 33% वाला आता है। 5 किलो तो आपको मिट्टी में डालना होता है। अगर आप मिट्टी में डालने वाले हैं तो 5 से 7 किलो आप 33% वाला जिंक मिट्टी में भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्प्रे वाला तरीका बताएंगे तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं। लगभग 700 ग्राम आपको इसकी मात्रा लेनी होती है। साथ में 2 किलो यूरिया अवश्य मिलाना है, या आप 21% वाला जिंक भी स्प्रे कर सकते हैं। इसकी लगभग आपको मात्रा लेनी होती है 1 किलोग्राम। इसके साथ भी 2 किलो यूरिया मिला के, यूरिया नहीं मिलाना चाहते हैं तो बुझे हुए चूने का पानी भी आप मिला सकते हैं। तो ये तो हो गया कुछ खादें जो आपको मिट्टी में डालना है। स्प्रे आपको जिंक वाला करना है। इसके अलावा इस समय आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी स्प्रे बिल से पूर्ति कर सकते हैं, जिसमें आप 5 चीज़ों का इस्तेमाल करिए। आपको जिंक, अगर आप जिंक का स्प्रे ही करने वाले हैं तो इसके साथ कुछ और चीज़ें भी मिला लीजिए। पहली चीज़ आप मिलाइए मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 1 किलो। दूसरी चीज़ आप मिलाइए जो है फेरस सल्फेट आधा किलो। तीसरा चीज़ आप मिलाइए मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम, और साथ में यूरिया और साथ में जिंक मिला के, कोई भी जिंक चाहे 33% वाली हो, चाहे 21% वाली हो, चाहे आपकी 12% वाली हो, इसका मिला के आप स्प्रे करेंगे तो इससे और बेहतर फ़ायदा मिलेगा। आपके पौधे में सूक्ष्म तत्व की पूर्ति भी हो जाएगी। कई बार इनकी कमी से भी पौधे छोटे रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं, विकास नहीं हो पाता है। तो आप इसका भी इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी आपको फ़ायदा किसान साथियों ज़्यादा होने वाला है। तो इस तरीके से आप दूसरी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सावधानियों की बात करते हैं। अगर आपका खेत ऐसा है जो काफ़ी हल्की मिट्टी वाला खेत है, रेतीली मिट्टी वाला
खेत है तो उसमें आपको जो है यूरिया सिंचाई से पहले नहीं डालना है, सिंचाई के बाद ही यूरिया खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी खेत में भरा हुआ है तो भी यूरिया ना डालें। अगर आप ऐसी कंडीशन में यूरिया डालते हैं तो उसकी उपलब्धता कम हो जाती है। अगर आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू ज़्यादा है तो आपको जिंक या कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो उसकी उपलब्धता किसान साथियों कम हो जाएगी। तो अगर आप भी इन सभी बातों का ध्यान देते हैं, समय से खादों का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हमने दूसरी खाद के बारे में बताया है, तो आप भी अपने धान की फसल में ज़्यादा कल्ले ले पाएंगे, ज़्यादा फुटाव ले पाएंगे। और यहाँ पे जो हमने खाद की मात्रा बताई है वो पर एकड़ के हिसाब से बताई है। बहुत सारे किसान साथी कमेंट करते हैं कितना डालना है, तो हम अपनी सभी वीडियो में पर एकड़ के हिसाब से ही आपको मात्रा बताते हैं, यानी 1 एकड़ में इतना मात्रा डालना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।